तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में वृक्क का संरचना क्या कर लिए थे, पूरा पूरा पढ़ लिए थे। और हम लोग का जो आज है वो बात करना है किसके ऊपर, वृक्क भी पढ़ लिए थे और नेफ्रॉन भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग को नेफ्रॉन के कार्य के ऊपर बात करना है। ठीक है, हम कल बता चुके थे कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है। नेफ्रॉन का काम होता है हमारे पास ब्लड को शुद्धिकरण करना, और शुद्धिकरण करने के बाद क्या करेगा, मूत्र का निर्माण करेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसका, वृक्क का कार्य बोलिए या फिर मूत्र का निर्माण बोलिए। ठीक है, या फिर नेफ्रॉन का कार्य बोलिए। देखिए, वृक्क का कार्य अगर आप बात करते हैं तो वृक्क का कार्य आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसका मूत्र बनाने का काम होता है। ठीक है, जबकि नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को करता है, और जो फिल्ट्रेट बनेगा उसी से क्या बनेगा, हमारे पास मूत्र बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग लगा रहे हैं क्या, मूत्र का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूत्र के निर्माण का। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मूत्र का निर्माण। ठीक है, आप इसी को वृक्क का कार्य कह सकते हैं। वृक्क का कार्य। ठीक है, अब देखिए थोड़ा याद करिएगा, संरचना को हम संरचना बनाते हैं नेफ्रॉन का। ठीक है, फिर वहीं से क्या करेंगे, चीजें समझाएंगे। ठीक है, तो पहली बात, एक दो लाइन पहले इसके बारे में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण वृक्क में उपस्थित, वृक्क में उपस्थित नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अगर बात करें मूत्र के निर्माण का, तो मूत्र के निर्माण में टोटल 3 स्टेप लगता है। यानी कि मूत्र का निर्माण में अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि मूत्र का निर्माण 3 चरणों में, 3 चरणों में पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले हमारे पास है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहला चरण क्या है हमारे पास, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास चरण होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। ठीक है, और हमारे पास तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर स्रावन। ठीक है, तो ये टोटल 3 स्टेप होते हैं मूत्र के निर्माण के लिए। ठीक है, तो एक एक स्टेप का हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अब देखिए एक डायग्राम, और उससे आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम हम बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं, जैसा कि हम कल बात कर लिए थे। सबसे पहले अगर बात करें नेफ्रॉन में, तो ऐसा एक कप जैसा रचना होता है। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा कप जैसा रचना होता है। ठीक है, इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं क्या, वोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक है, इस वोमेन संपुट में, इस वोमेन संपुट में अगर हम बात करें तो इस तरह से क्या होता है, रक्त वाहिनी आती है, जो बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, लिपटा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम थोड़ा सीधा बनाएंगे और बातों को क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक मोटा सा रक्त वाहिनी आएगा।
जो आगे जाकर काफी पतला हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये रक्त वाहिनी क्या करता है ना, देखिए ये जो रक्त वाहिनी है, ये धमनी ही है, वो रीनल धमनी, ठीक है, वही के अंदर आता है। ठीक है, तो इस रक्त वाहिनी का काम क्या है, ब्लड को ले जाना। ठीक है, इसका इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, अपवाही धमनी। अपवाही धमनी, जहां पे अपवाही धमनी का व्यास क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगर व्यास छोटा होगा तो इसका बीपी क्या होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। जबकि अब बात करें किसका, अभिवाही धमनी का, तो इसका व्यास ज्यादा होता है, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है। और व्यास अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर यानी बीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, लगातार ब्लड इंटर करता है। अब देखिए यहाँ पर जाने का रास्ता क्या है, बड़ा है। ठीक है, अगर जाने का रास्ता बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा ब्लड आएगा। ठीक है, लेकिन निकलने का रास्ता क्या है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, कम निकलेगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड क्या होता है, कम निकलता है। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे पास जाने का रास्ता क्या है, छोटा, और आने का रास्ता क्या, बड़ा। तो यहाँ से क्या होता है, अधिक मात्रा में रक्त इंटर करता है और यहाँ से निकलता है क्या, कम मात्रा में निकलता है, जिसके कारण क्या होता है ना, कि यहाँ पे ढेर सारा रक्त क्या होता है, आकर के जमा हो जाता है, और ढेर सारा रक्त आके जमा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक दाब उत्पन्न होगा। अब जैसे ही दाब उत्पन्न होता है, जैसे ही दाब उत्पन्न होता है, तो दाब उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ब्लड में उपस्थित जो भी हमारे पास द्रव पदार्थ है ना, यह द्रव पदार्थ क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे चला आता है। ठीक है, इस तरह से चला आता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ब्लड कोशिका जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो छिद्र था, याद करिए एक छिद्र बताए थे, पोडोसाइट। ठीक है, वो छिद्र क्या होता है, काफी छोटा होता है, जिसके कारण वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी छिद्र को पार नहीं कर पाएगा। केवल के केवल क्या होता है, ये द्रव जैसी रचना जो है ना, ये पार कर पाता है। अच्छा, इस द्रव जैसी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इस फिल्ट्रेट में हमारे पास अगर बात करें तो इसमें दो प्रकार के हमारे पास क्या है, पदार्थ पाया जाता है। एक होता है हमारे पास उपयोगी पदार्थ, इसमें दो तरह के पदार्थ होता है, एक होता है उपयोगी पदार्थ, और वहीं पे अगर हम बात करें तो एक होता है हमारे पास हानिकारक पदार्थ। ठीक है, हानिकारक पदार्थ के रूप में क्या क्या होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूरिक अम्ल। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है, यूरिक अम्ल, और साथ में क्या मिल जाता है, यूरिया, जो हम लोग में क्या हो रहा है, बन रहा है अमोनिया से। ठीक है, और उपयोगी पदार्थ में क्या हो जाएगा, उपयोगी पदार्थ में हमारे हमारे पास ग्लूकोज होता है, अधिक मात्रा में जल होता है, हमारे पास अमीनो अम्ल होता है यानी अमीनो एसिड होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, रक्त प्रोटीन जिसको हम बुला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन भी छन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें तो यहाँ पे साथ में क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। अब देखिए ध्यान से, ये सब पदार्थ क्या हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर ये बहुत ही उपयोगी है तो क्या ये सब को हम आगे जाने देंगे, क्या नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझिए। हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को समझा रहे हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं, देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हुआ क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हुआ कि अभिवाही धमनी से अधिक मात्रा में क्या हुआ, अधिक मात्रा में ब्लड इंटर किया है, और अपवाही धमनी से क्या हुआ, कम मात्रा में ब्लड बाहर निकला है, जिसके कारण क्या हुआ है ना, बीच में यानी ग्लोमेरुलस के पास क्या हुआ है, रक्त जम गया है। और रक्त जैसी जमा तो वहां पे क्या हुआ, एक प्रेशर बना। ऐसी प्रेशर के कारण क्या होता है, हमारे पास जो भी द्रव पदार्थ होते हैं किसके अंदर, रक्त के अंदर, वो सारा द्रव पदार्थ क्या होता है, ऐसे गोमेन संपुट में क्या होता है, चला आता है। और जो भी छन करके आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का बात, अच्छा इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल शब्द में बोलना चाहे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं किसको है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वैसा प्रक्रिया जिसमें जिसमें रक्त में उपस्थित रक्त में उपस्थित द्रव पदार्थ को, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें रक्त में उपस्थित द्रव पदार्थ को वोमेन संपुट में
ले जाया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे बोलिए एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें दाब के कारण रक्त में उपस्थित जो द्रव पदार्थ है वो वोमेन संपुट में चला जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अगर एक डेफिनेशन हम लिखना चाहें, एक बेसिक सा अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें एक बेसिक सा डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? तो हम बोलेंगे वैसा प्रक्रिया जिसमें दाब के कारण दाब के कारण रक्त में उपस्थित रक्त में उपस्थित रक्त में उपस्थित द्रव पदार्थ रक्त में उपस्थित द्रव पदार्थ वोमेन संपुट में वोमेन संपुट में चले आते हैं, उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोल कर डिटेल में क्या कर दिए? समझा दिए, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो भी पदार्थ बनेगा उसको हम क्या बोलेगा? अल्ट्रा सॉरी फिल्ट्रेट बोलेंगे। अब हम दूसरा का बात करते हैं, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। देखिए, इसमें पुनः अवशोषण इसलिए शब्द लगा रहे हैं ना, क्योंकि अवशोषण शब्द का यूज एक बार हम लोग क्या कहाँ पे कर चुके हैं? पहला चैप्टर में कर चुके हैं, जहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण, ठीक है। तो शरीर में एक बार अवशोषण हो चुका है, तो वहां पे अवशोषण शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे दोबारा यहाँ पे अवशोषण होना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पुनः अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार होगा समझिएगा। देखिए, हम वोमेन संपुट के नीचे का भाग बना रहे हैं, ठीक है। नीचे का भाग कौन सा है हमारे पास? तो नीचे का भाग हमारे पास है ये। नीचे का भाग एक हो जाएगा हमारे पास कौन सा? पीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी को हम क्या करते हैं? यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक पीसीटी को हम दिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसा। अच्छा, इस पीसीटी के चारों ओर हमारे पास क्या होता है? रक्त वाहिनी होता है। अच्छा, ये कौन सा रक्त वाहिनी है? जो अपवाही धमनी निकला है ना, ये अपवाही धमनी क्या होता है? पूरा नेफ्रॉन के चारों ओर क्या होता है? इस प्रकार से लिपटा होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम दिखाना चाहें, तो हम बगल में दिखा देते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा समझने में, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे बगल में होता नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या होता है? लिपटा हुआ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? रक्त वाहिनी। ये कौन सा रक्त वाहिनी है? जो अपवाही धमनी था ना, ये वही है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास? अपवाही धमनी, ठीक है। अब हुआ क्या क्या है इस बात को समझिए। हुआ ये है कि यहाँ पे आया है कौन? अल्ट्रा फिल्ट्रेट, जिसमें हमारे पास क्या है? उपयोगी पदार्थ, सॉरी, फिल्ट्रेट आया है जिसमें उपयोगी पदार्थ भी और हमारे पास हानिकारक पदार्थ भी, ठीक है।
तो ये क्या होता है, इस तरह से लगातार आगे बढ़ता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते रहेगा और उसी दौरान क्या होता है ना, इसमें जो उपस्थित उपयोगी पदार्थ है वो क्या होता है, इसमें आते रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ठीक है, हमारे पास प्रोटीन, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, पानी चला आता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए एक बात समझिए, इसके साथ साथ, अच्छा पूरा पानी नहीं आता, देखिए हमारे पास जो प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, ठीक है, जो ग्लूकोज है, ये 100% चला आता है, सबके सब चला आता है। ठीक है, जबकि पानी का आप बात करें तो पानी हमारे पास क्या होता है, अधिकतर पानी, ठीक है, अधिकतम मात्रा में क्या होता है ना, अधिकतम मात्रा में पानी क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। अवशोषण हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन में उपस्थित जो है लाभदायक पदार्थ को क्या हो रहा है, लगातार ब्लड वेसल्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनः अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अब जैसे ही ऐसा होता है ना, अब क्या होता है, वाटर के साथ साथ थोड़ा बहुत क्या होता है, यूरिक अम्ल भी चला आता है, यानी हानिकारक पदार्थ भी चला, ये यूरिक अम्ल और यूरिया भी क्या होता है, चला आता है। तो हम लोग क्या होता है ना, पुनः अवशोषण में होना चाहिए, आना चाहिए केवल क्या, आना चाहिए था केवल हमारे पास लाभदायक पदार्थ, लेकिन होता क्या, हानिकारक पदार्थ भी चला आता है। इसीलिए हम लोग क्या जरूरत पड़ता है, तीसरा स्टेप का जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें, अगर हम एक डेफिनेशन बनाए, ठीक है, कि पुनः अवशोषण केरा बोलेंगे, तो हम बोलेंगे नेफ्रॉन में उपस्थित जो उपयोगी पदार्थ है वो क्या होता है, अपवाही धमनी में चला आता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम एक डेफिनेशन बना के लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रक्रिया जिसमें, वैसा प्रक्रिया जिसमें नेफ्रॉन में उपस्थित, नेफ्रॉन में उपस्थित, नेफ्रॉन में उपस्थित उपयोगी पदार्थ, नेफ्रॉन में उपस्थित उपयोगी पदार्थ अपवाही धमनी में, अपवाही धमनी में चली आती है, चली आती है, उसे ट्यूबुलर, उसे ट्यूबुलर पुनः अवशोषण कहते हैं, उसे ट्यूबुलर पुनः अवशोषण कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब तीसरा स्टेप देखिए, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण के दौरान क्या हुआ ना, उपयोगी पदार्थ के साथ साथ कुछ हानिकारक पदार्थ भी क्या हुआ, इसमें चला आया। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेप का जब आवश्यकता पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक लाइन लिखना चाहे तो हम बोलेंगे कि इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान हानिकारक पदार्थ के साथ साथ, हानिकारक पदार्थ के साथ, सॉरी, हाँ, हानिकारक नहीं, उपयोगी लिखेंगे, सॉरी, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, उपयोगी पदार्थ के साथ साथ, इस प्रक्रिया के दौरान उपयोगी पदार्थ के साथ साथ हानिकारक पदार्थ भी रक्त में चले आते, रक्त में चले आते, चली आती है, चली आती है। ठीक है, इसलिए क्या जरूरत है, थर्ड स्टेप का जरूरत है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या हमारे पास, अगर हम थर्ड स्टेप का बात करें तो हमारे पास थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर श्रावण, ट्यूबुलर श्रावण। ठीक है, ट्यूबुलर श्रावण में क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें तो मान लिया जाए ये हमारे पास क्या है, ऐसा,
मान लेते हैं ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ऐसा। ये हम लोग का लूप ऑफ हेनले, यहीं पे अपना कौन है, डीसीटी, ठीक है, इस तरह से हम बना देते हैं। ये मान लेते हैं अपना डीसीटी, ठीक है, ये अपना डीसीटी, ठीक है। अब इसी के चारों तरफ मान लीजिए कि यहाँ पे कौन है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ब्लड वेसल्स को इस प्रकार से। ये मान लिया जाए रक्तवाहिनी, ठीक है। अब होगा क्या, सुनिएगा, होगा ये कि हमारे पास हुआ का चीज है, यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ उपयोग हानिकारक पदार्थ आ गया है, ठीक है। तो रक्त में क्या हुआ था, हानिकारक पदार्थ आ गया था, ठीक है, ये हानिकारक पदार्थ। इस हानिकारक पदार्थ को हम क्या करेंगे, वापस से किसमें भेजेंगे, इस हानिकारक पदार्थ को वापस से निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, रक्त से नेफ्रॉन में भेज देते हैं, नेफ्रॉन में चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर स्रावन, ठीक है। तो ट्यूबुलर स्रावन अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रक्रिया जिसमें, वैसा प्रक्रिया जिसमें रक्त, जिसमें रक्त में उपस्थित, रक्त में उपस्थित हानिकारक पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में ले जाया जाता, ले जाया जाता है, उसे ट्यूबुलर, ट्यूबुलर स्रावन कहते हैं, ट्यूबुलर स्रावन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, थर्ड स्टेप है। देखिए अब एक बात समझिएगा, थर्ड स्टेप के बाद क्या होगा, याद करिए, हम बताए थे कि यहाँ पर डीसीटी के जस्ट बाद, डीसीटी के जस्ट बाद क्या होता है, एक नली होता है ऐसा, एक बड़ा सा नली, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस नली को, अच्छा इस नली से क्या होता है, इस नली में क्या होता है, इस नली को बोलते हैं संग्राहक नली, ठीक है। इस नली में क्या होता है ना, काफी सारे न्यूरॉन आके जुड़े होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से काफी सारा न्यूरॉन का हमारे पास क्या होता है, डीसीटी आके इसमें कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो एक डीसीटी को हम थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि समझा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये हम लोग का डीसीटी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता है यही पे, ठीक है। मान लिया जाए कि ये हम लोग का क्या है, डीसीटी, ऐसा, ये एक डीसीटी, ठीक है, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ ये है कि हमारे पास सब कुछ हानिकारक पदार्थ निकाल लिया गया है। तो ये जो अभी है ना, अभी भी इसको हम क्या बोलेंगे, अभी भी इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, अभी भी इसका नाम क्या होगा, फिल्ट्रेट। अब ये आगे बढ़ेगा और कहाँ पहुंचेगा, संग्राहक नली में, इसका नाम क्या है, संग्राहक नली, संग्राहक नली, ठीक है। ये संग्राहक नली से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया है। तो जैसे ही हमारे पास फिल्ट्रेट क्या होता है ना, संग्राहक नली में आता है, अब इसका नाम फिल्ट्रेट नहीं रहेगा, अब इसका नाम क्या हो जाता है, मूत्र हो जाता है, ठीक है। और यही मूत्र क्या होगा, आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे कहाँ जाएगा, तो ये आगे जाके कनेक्ट करता है किसको, यहाँ से ये आगे कनेक्ट करेगा हमारे पास, कहाँ जाएगा ये, मूत्र वाहिनी में, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगा, मूत्र वाहिनी में, ठीक है। अब मूत्र वाहिनी से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा मूत्राशय में, ठीक है। और मूत्राशय से कहाँ पहुंच जाएगा हमारे पास, मूत्र मार्ग में, ठीक है।
और मूत्र मार्ग से कहाँ चल जाएगा, ये वातावरण में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मूत्र विसर्जन। ठीक है, तो सारा मूत्र कहाँ चुका है, बॉडी से बाहर आ चुका है। अब यहीं पर एक बात सीखना थोड़ा सा, मूत्र का बनावट, ये जो मूत्र बन करके आया संग्रहक नली में, ठीक है, ये किस प्रकार का है, इसमें क्या क्या है, तो हम यहीं पे क्या करते हैं, इस बात को समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा बात सीखना है किसके बारे में, मूत्र का बनावट के बारे में। ठीक है, बहुत आसान है, मूत्र का बनावट। ठीक है, अगर मूत्र का बनावट का आप बात करें, तो जो मूत्र होता है ना, अच्छा, एक दिन में एक व्यक्ति नॉर्मल कितना मूत्र का निष्कासन करेगा, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, अब देखिए मूत्र को जो भी मूत्र बनेगा उसको अपने आप में कितना परसेंट कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं। ठीक है, तो इस मूत्र के लगभग, देखिए इस मूत्र में दो चीज है, एक है हमारे पास क्या, एक है इसमें जल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा होता है इसमें ठोस पदार्थ। ठीक है, तो इसमें दो चीज उपस्थित है, एक है जल, दूसरा क्या है, ठोस पदार्थ। अच्छा, मूत्र में लगभग कितना परसेंट जल है, तो ये लगभग 96% जल होता है, और बाकी का 4% क्या होता है हमारे पास, ठोस पदार्थ। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ठोस पदार्थ में भी जो 2% होता है वो होता है यूरिया। ठीक है, 2% जो होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। और बाकी का 2% जो होता है ना, वो क्या होता है, अन्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो 2% यूरिया होता है, 2% क्या होता है, अन्य पदार्थ होता है। ठीक है, अब यहीं से क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये मूत्र का बनावट है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा आप कहानी किसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक नॉर्मल फंक्शन के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं से एक नया टॉपिक क्या होगा, ओपन होगा, और टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस किसको बोलते हैं, तो पहले टॉपिक का नाम क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बात करने वाला है हीमोडायलिसिस का। ठीक है, अब बात ये कि हीमोडायलिसिस क्या है। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस समझिए कि हीमोडायलिसिस कहते हैं किसको, तो हीमोडायलिसिस होता क्या है, इस बात को देखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है मनुष्यों में किडनी खराब हो जाता है। देखिए नॉर्मल अगर किडनी सही है तो जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना, वो क्या होगा, इस तरह से कार्य चलेगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति में चोट लगने की वजह से, या गिर जाने की वजह से, या फिर कई बार और भी कोई कारण होता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया कई बार। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए किडनी भी जब खराब होता है ना, तो दो स्थिति बनता है। एक स्थिति बनता है कि मान लिया जाए एक व्यक्ति में किडनी खराब हुआ, लेकिन एक ही किडनी खराब हुआ। ठीक है, जब एक ही किडनी खराब होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, एक किडनी से सारा काम हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं हमारे पास, कुछ खाने पीने की चीजों में क्या होता है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ताकि हमारे पास शरीर के अंदर यूरिक अम्ल या यूरिया कम से कम क्या हो सके, बन सके। ठीक है, इसके लिए ऐसा होता है। तो अगर एक किसी व्यक्ति में एक किडनी खराब हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, चलते चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों किडनी कई बार क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जिस कंडीशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, उस वो हम बात करें किसका, दोनों किडनी खराब हो जाएगा उस समय का। ठीक है, अब देखिए जब दोनों किडनी खराब होता है ना, तो यहाँ पे भी दो चॉइस है। एक चॉइस है कि आप क्या करें, किडनी को बदलवा लें। ठीक है, एक चॉइस तो ये है कि पूरा पूरा किडनी को इनका करवा दें, नया लगवा दिया जाए। ठीक है, और एक चॉइस बनता है क्या, एक चॉइस बनता है कि आप क्या करें, हीमोडायलिसिस करवा लें। ठीक है, हीमोडायलिसिस क्या होता है ना, कृत्रिम तरीके से ब्लड का शुद्धिकरण करना। अगर आप बात करें कि हीमोडायलिसिस कहते क्या रहा है, तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, किडनी तो खराब हो चुका है, दोनों किडनी, तो इसमें क्या होता है, शरीर से ना रक्त को निकालते हैं और एक मशीन में डालते हैं। ठीक है, और वो मशीन क्या करता है, एक किडनी के जैसा काम करता है, यानी किडनी क्या करता है, ब्लड को शुद्धिकरण, तो वो मशीन भी क्या करता है, ब्लड को शुद्धिकरण करके वापस शरीर में क्या करता है, वो भेज देता है। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है ना, ब्लड का शुद्धिकरण नहीं होता है, लेकिन कृत्रिम तरीके से, ठीक है, एक मनुष्य के द्वारा बनाए गए मशीन से क्या होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखना चाहे कि हीमोडायलिसिस कहते किसको है, तो हम बोलेंगे वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रक्रिया जिसमें जिसमें कृत्रिम तरीके से
जिसमें कृत्रिम तरीके से रक्त का रक्त का शुद्धिकरण रक्त का शुद्धिकरण किया जाता रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हीमोडायलिसिस जो हो रहा है कृत्रिम तरीके से, ये होगा कैसे? एक मशीन के द्वारा। अच्छा, जिस मशीन से करते हैं उस मशीन को बोलते हैं हीमोडायलिसिस मशीन। ठीक है, या हीमोडायलाइजर मशीन। ठीक है। अगर बात करेंगे यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया जिस मशीन के द्वारा जिस मशीन के द्वारा किया जाता है किया जाता है उसे हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं। उसे हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं। मशीन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस मशीन बोलते हैं। अब बात ये कि हीमोडायलिसिस मशीन में करते कैसे हैं, पूरा प्रक्रिया। ठीक है, तो हम प्रक्रिया को समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक पेशेंट जिसका दोनों किडनी क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? हीमोडायलिसिस के लिए आया है। ठीक है, तो समझिएगा बात को। तो मान लीजिए ये पेशेंट का हाथ, पहले काम क्या करना होगा? अगर ब्लड को साफ करना है, तो पहले ब्लड को शरीर से निकालना होगा ना। तो कैसे निकालेंगे, सुनिए। अब एक ही बार सब ब्लड को नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि व्यक्ति फिर मारा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? मान लिया जाए पेशेंट का क्या है हमारे पास? हाथ है। ठीक है, ये व्यक्ति का हाथ। अब इसके हाथ में दो ब्लड वेसल्स होता है। ऐसा दो ब्लड वेसल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा। इसको बोलते हैं रेडियल धमनी। इस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है? रेडियल धमनी। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे एक और ब्लड वेसल होता है। इसको हम थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लैक से दिखा देते हैं। तो इसी के जस्ट नीचे क्या होता है? एक और हमारे पास ब्लड वेसल्स होता है। इस ब्लड वेसल्स का नाम होता है रेडियल सीरा। ठीक है, इसका नाम क्या है? रेडियल सीरा। ठीक है, तो एक रेडियल धमनी और दूसरा कौन होता है? रेडियल सीरा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें काम कैसे होता है। अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं? यहां से पेशेंट से एक पाइप को जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा। इस पाइप को जोड़ करके ना, इस पाइप को कनेक्ट करते हैं एक मशीन से। समझिएगा कि मशीन हम बनाते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम समझाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये मशीन। ठीक है, मान लीजिए कि अपना क्या, ये मशीन है। ठीक है, अब इस मशीन में हमारे पास क्या होता है? इस मशीन को हम क्या बोल रहे हैं? डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन, हीमोडायलिसिस मशीन। ठीक है, हीमो डायलिसिस मशीन। अब इस मशीन में क्या होता है? कि द्रव भरा होता है इस तरह से। ठीक है, इस द्रव को बोलते हैं हीमोडाइली हीमोडाइलाइजर द्रव। हीमोडाइलाइजर द्रव। ठीक है,
कोई कोई किताब इसको फ्लूइड लिख देता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हीमोडायलाइजर द्रव होता है जो बिल्कुल शुद्ध होता है। शुद्ध कहने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं सुनिए, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पाइप निकाले थे धमनी से कनेक्ट करके, ठीक है, इस पाइप को हम क्या करेंगे, जाके इस मशीन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, ये हम क्या किए हैं, इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ऐसा, ठीक है। तो इसको लाके इस तरह से हम क्या किए, कनेक्ट कर दिए, ठीक है। कनेक्ट करके इस पाइप को हम क्या करते हैं, अंदर तक ले जाते हैं, ऐसा। बिल्कुल अंदर तक लेके जाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बात को समझिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा, रक्त निकलेगा, ठीक है। ये जो रक्त निकलता है, इस रक्त का तापमान अभी कितना है, अगर हम बात करें तो इस रक्त का अभी जो तापमान है, क्योंकि अभी बॉडी से निकला है, इसका टेम्परेचर बॉडी के तापमान के बराबर होगा, यानी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस 37 डिग्री सेल्सियस को घटा करके, इसको घटा करके टेम्परेचर जो है कितना कर देना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम लोग रक्त के तापमान को कम कर देते हैं, कितना करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा क्या करते हैं, यहाँ पर एक मशीन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मशीन क्या होता है, दाब नापता है, ठीक है। ये क्या है, दाब मापक मशीन, या यंत्र कह सकते हैं, दाब मापक यंत्र, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, हमेशा नापते रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं ना, इसके अलावा क्या, देखिए ब्लड का एक प्रॉपर्टी है, ब्लड का प्रॉपर्टी ये है ना कि ब्लड जब भी शरीर से बाहर निकलेगा तो क्या हो, कुछ समय बाद जम जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, अच्छा ये जो, पहले इस बात को समझिए, जो नलिका बना हुआ ना, ये बना हुआ है एक हमारे पास अर्ध पराग में पाइप के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बना हुआ अर्ध परागमय झिल्ली के द्वारा, ठीक है, पाइप बोलिए, इसको हम बोलेंगे सेलोफेन मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या होता है, सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सुनिए कहानी क्या है, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, शरीर से रक्त को निकालते हैं, तापमान पहले डिक्रीज करते हैं, ठीक है। कितना डिग्री कर देंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 0 डिग्री लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। 0 डिग्री लाने के बाद क्या करते हैं, इसमें इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग रसायन डाल देते हैं, काहे के लिए, क्योंकि रक्त का हमारे पास क्या है, रक्त का हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जैसी बॉडी से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे रसायन डाल देते हैं, ठीक है। कौन सा रसायन डालेंगे, हेपेरिन, हेपेरिन, ठीक है, क्या डाल देंगे, हेपेरिन। ये हेपेरिन क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही रक्त को जमने से रोक देंगे, अब रक्त को आगे भेज देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, डायलाइजर फ्लूइड में जाएगा, सॉरी मशीन में इंटर करेगा। अब जैसी मशीन में इंटर करता है, जैसी मशीन में इंटर करता है, तो वो होता ये है ना कि इस ब्लड में उपस्थित, अच्छा इस मेम्ब्रेन को ऐसा क्यों मोड़ा गया है, ताकि अधिक से अधिक समय मिले रक्त को शुद्धिकरण करने का, ठीक है, इसलिए इसको मोड़ करके इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे सुनिए, इसमें हुआ क्या चाहिए, जब इस तरह से ब्लड बहते रहेगा, तो बहते बहते जब ये फाइनली बाहर निकलेगा तो ये शुद्ध होकर निकलेगा। अच्छा इस प्रक्रिया में होता ये है ना कि यहाँ से रक्त में जो उपस्थित हानिकारक पदार्थ है
जैसे यूरिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एवं इसके अलावा कुछ हमारे पास क्या होता है, आयंस, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है, कुछ आयंस क्या होता है, निकल जाता है, जिसके वजह से क्या होगा ना, अच्छा कैसे निकलेगा, विसरण के प्रक्रिया द्वारा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, विसरण हो जाता है, क्योंकि देखिए अंदर इसमें द्रव के अंदर क्या है, द्रव के अंदर हमारे पास इन सब पदार्थों का मात्रा क्या है, बहुत कम है, और रक्त के अंदर क्या है, ज्यादा है, तो अधिक मात्रा से कहाँ आएगा, कम मात्रा की ओर आएगा, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा कम होगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो फ्लूइड है अंदर में ये गंदा हो चुका है, ठीक है, तो इस फ्लूइड को लगातार साफ करना होता है, ठीक है। अब लगातार साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मशीन के नीचे में दो ब्लाडर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा, यहाँ पे दो ब्लाडर क्या कर देंगे हम लोग, कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से, जिसमें क्या होता है, एक में लगातार आकर के ये फ्लूइड जमा होगा, ठीक है, ये अशुद्ध रहता है। अब एक में क्या करते हैं हम लोग, एक से लगातार शुद्ध द्रव को भेजते रहते हैं, ठीक है, इसमें शुद्ध द्रव होता है, ठीक है, ऐसा। अब देखिए क्या होगा, अब जैसे ही रक्त में ऐसा कहानी हो जाएगा ना, तब ये रक्त पूरा शुद्ध हो गया, ठीक है। अब जैसे ही रक्त शुद्ध होगा, ये रक्त जो आ रहा है मशीन में, ये कैसा है, अशुद्ध है अभी, ठीक है, ये जैसे ही बाहर निकलेगा मशीन से तो कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब शुद्ध जैसी हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसी पाइप के द्वारा, इसी पाइप के द्वारा इसको वापस से कनेक्ट कहाँ कर देंगे, जा करके सीरा में कनेक्ट कर देंगे, ये ऐसा पाइप निकला, इस पाइप को हम कहाँ ले जाएंगे, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सीरा में जाके इसको कनेक्ट कर देंगे, ऐसा, ठीक है, इस तरह सीरा में क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही सीरा में कनेक्ट होगा, अब यहाँ से शुद्ध रक्त आगे बहते बहते कहाँ पहुंचेगा, सीरा में, लेकिन सीरा में पहुंचने से पहले, सीरा में पहुंचने से पहले देखिए ब्लड अभी क्या है, ठंडा है, 0 डिग्री पर है, ठीक है, तो अभी जो ब्लड आया ये कैसा ब्लड है, तो सबसे पहले तो ये शुद्ध ब्लड है। दूसरा बात, इसका टेम्परेचर जो है अभी कितना है, अभी इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा करके बॉडी टेम्परेचर पहुंचा देंगे, यानी कितना कर देंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बात, इसमें यहाँ पे क्या मिलाए थे, ब्लड ना जमे इसके लिए इसमें हेपेरिन डाले थे, तो इस ब्लड के, सॉरी, इस केमिकल के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इसमें क्या इंजेक्ट कर देंगे, एंटी हेपेरिन, एंटी हेपेरिन, ठीक है, ये रसायन है, देखिए नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंटी हेपेरिन क्या करते हैं, इसमें डाल देता है ताकि ब्लड वापस से नॉर्मल हो जाए जैसा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक सही ब्लड प्रेशर पर कहाँ भेज देंगे, ऐसा शरीर के अंदर भेज देंगे। अभी क्या होगा, ये चला जाएगा हृदय के पास, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ये अपना हृदय के पास चल जाएगा, फिर हृदय क्या करेगी, शुद्ध रक्त को पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी क्या, हीमो डायलिसिस का, तो ये बहुत सिंपल सा बात था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आकर क्या हुआ, हीमोडायलिसिस खत्म हुआ है, और ये पूरा का पूरा मनुष्य में हमारे पास क्या हो चुका है, प्रक्रिया जितना था वो सब खत्म हो गया, ठीक है, पूरा उत्सर्जन खत्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक लास्ट हम लोग बात करते हैं पौधों में उत्सर्जन का, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त कर जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें किसमें, पौधों में उत्सर्जन का। चलिए, तब कुछ बातें पहले सीखिएगा, अगर हम बात करें पौधा के लिए, देखिए तो पौधा जो हमारे पास है, ये जानवर या मनुष्य के जैसा विकसित नहीं है, ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार का अंग तंत्र पाया नहीं जाता है, ठीक है। अब बात यह अंग तंत्र नहीं पाया जाता तो इस ये किस प्रकार से उत्सर्जन करेगा, तो ध्यान रखिए पौधों में जो उत्सर्जन है वो अलग अलग
अंगों से क्या हो जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से होगा, किसका किसका होगा, इस बात को हम क्या करते हैं, समझाते हैं। लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए कि इसमें इसमें उत्सर्जन के लिए इसमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार का विशेष प्रकार का अंग तंत्र नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो पौधों में क्या होता है, विशेष प्रकार का अंग तंत्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, तो हम बोलेंगे कि इसमें उत्सर्जन उत्सर्जन विभिन्न अंगों से विभिन्न अंगों से इसमें उत्सर्जन विभिन्न अंगों से होती है, ठीक है। अलग अलग अंग से होता है। जैसे अगर हम बात करें तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि पौधा में, एक बात समझिएगा, पौधा में जितना भी हमारे पास, जैसे बात करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, O2 बनता है। तो इस O2 का जो निष्कासन है, इस O2 का निष्कासन है, ये अस्टोमाटा, अस्टोमाटा, ठीक है, यानी रंध्र, ठीक है। इसके अलावा वात रंध्र, इसके अलावा क्या, वात रंध्र से क्या है, हो जाता है, ठीक है। वात रंध्र कहाँ होता है, वात रंध्र होता है हमारे पास तना में होता है, और स्टोमाटा कहाँ होता है हमारे पास, पत्तियों में होता है, ठीक है। तो जो भी O2 बनेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उसका निष्कासन कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा जो इसमें अधिक जल होता है, वो अधिक अधिक जल कहाँ से निकल जाएगा हमारे पास, स्टोमाटा के द्वारा निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पौधों में क्या होता है, कुछ कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, कुछ कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें, ये जो कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ बना है ना, ये पौधों के अलग अलग भाग में क्या होता है, जमा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ बना है, ये जमा कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये हमारे पास जमा होता है मृत कोशिका में, मृत कोशिका में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ जमा होता है, ये जमा होता है हमारे पास जो वैक्यूल है, वैक्यूल करने का मतलब कोशिका के अंदर जो वैक्यूल होता है ना हमारे पास, ठीक है, रिक्तिका, ठीक है, जिसको कोशिका रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। तो ये और कहाँ जमा होगा, कोशिका रिक्तिका में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। और फिर वहां से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कहानी, हमारे पास अगर अब बात करें, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या होता है ना, हमारे पास जो मृत जाइलम है, मृत जाइलम, या आप बोल दीजिए पुराने जाइलम, पुराने जाइलम, उसमें क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास अगर बात करें तो रिक्तिका और पुराने जाइलम में विशेष प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, जमा होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करना चाहे तो एक तो होता है रेजिन, एक होता है हमारे पास क्या, गोंद, उत्सर्जी पदार्थ है ये, ठीक है। ये सब के सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा इसमें क्या होता है हमारे पास, टैनिन, ठीक है, टैनिन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रेजिन, टैनिन, और हमारे पास क्या होता है, गोंद होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें इसके अलावा अगर आप बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक दूध की जैसा रचना होता है, लेटेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको हम क्या बुलाते हैं, लेटेक्स, ठीक है। तो लेटेक्स भी इसी में जमा होता है।
अब सुनिएगा, अगर आप बात करें अगर आप बात करें तो इन ये वो उत्सर्जी पदार्थ जो पौधा में क्या होता है, जमा होते रहता है। ठीक है। अब सुनिए, पौधा भी अगर आप बात करें, अगर आप पौधा का बात करें तो पौधा भी हमारे पास के प्रकार के हैं, दो तरह के। अच्छा, सभी पौधा में ये सब बनता है। ठीक है। दो प्रकार के पौधा है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, जलीय पौधा है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, स्थलीय पौधा है। ठीक है। जलीय पौधा में जो उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन सीधा कहाँ होता है, जल में होता है। जबकि इसका कहाँ निष्कासन होता है, मिट्टी में होता है। ठीक है, डायरेक्टली कहाँ हो जाएगा, मिट्टी में हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, पौधों में उत्सर्जन। ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल सा कहानी है, तो इस कहानी का जितना बताएं इतना ध्यान रखिए, इतना मोर देन इनफ होता है। ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई पढ़ाई करिए। ठीक है।